देश की राजनीति में इस वक्त विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है, जहां एक तरफ राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस और सपा लगातार हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ E20 पेट्रोल के विरोध में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल खुद सड़क पर उतरे और समर्थकों के साथ पीएम आवास की तरफ कूच किया। इस बड़े राजनीतिक प्रदर्शन के मौके पर क्या हालात थे, पुलिस की क्या तैयारियां थी और केजरीवाल ने क्या क्या बड़े दावे किए, इसी ग्राउंड रियलिटी को कवर करने के लिए मैं और मेरे सहयोगी अभिषेक रावत जो है वो सीधे मौके पर पहुंचे। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के फिरोजशाह रोड पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये पुलिस वाले जो हैं वो जुटे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो E20 पेट्रोल को लेकर अपनी पिटीशंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर आवास पर देने जा रहे थे, लेकिन उनको यहीं पर रोक दिया गया है। तो E20 पेट्रोल को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा मुखर हैं और उन्होंने कुछ दिनों पहले टाउन हॉल भी किया था जिसमें 7 लाख से ज्यादा लोग जो है वो ऑनलाइन जुड़े थे। और आज अरविंद केजरीवाल जो है वो प्राइम मिनिस्टर के घर पर जाना चाहते थे। ये पिटीशंस जो लोगों ने E20 पेट्रोल की वजह से जो गाड़ियां खराब हो रही हैं, उनकी माइलेज कम हो रही है, उनको लेकर लोगों ने जो पिटीशंस यहाँ पर फाइल की थी वो पीएम को देना चाहते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उनसे नहीं मिले और उनको ना ही फिरोजशाह रोड से आगे जाने दिया गया। अरविंद केजरीवाल सड़क पर बैठे और क्या क्या हुआ इस पूरे के पूरे इवेंट में, यही हम आपको राजपथ में दिखाने वाले हैं। E20 पेट्रोल को लेकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के अन्य नेता आपके दफ्तर से प्रधानमंत्री आवास की तरफ मार्च करने के लिए निकल रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस मार्च को फिरोजशाह रोड पर ही रोक दिया। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप तुरंत इस धरने को खत्म कर दें, अन्यथा इसको गैर कानूनी डिक्लेयर करके आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस समय अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता व कार्यकर्ता फिरोजशाह रोड पर पहुंच गए हैं और आप यहां पे देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग है, साथ में RAF और दिल्ली पुलिस के जो महिला पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। एक ह्यूमन चैन भी बनाया गया है पुलिस कर्मियों के द्वारा, क्योंकि इससे आगे बढ़ने की इजाज़त यहाँ नहीं दी गई है। इसके अलावा मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा वो जो बस खड़ी हुई है उनको भी दिखाएं। ये बसें भी पहले से यहाँ पर पुलिस द्वारा मंगवाई गई है, क्योंकि अगर इससे आगे जाने का प्रयास किया जाता है तो ये जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके साथ जो 100 लोग हैं जो पिटीशन को प्रधानमंत्री आवास तक ले जाने के लिए पैदल मार्च करते हुए आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकले हैं, उनको डिटेन किया जाएगा और कहीं और ले जाया जाएगा। तो इस समय अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और उनके तमाम जो साथी हैं वो यहीं मौजूद हैं और वो मांग कर रहे हैं कि E20 को वापस दिया जाए। यही उनकी मांग है और ये पिटीशन उनकी तरफ से दायर की गई है। हाँ बिल्कुल, मेरी गाड़ी है, बलेनो है और उसकी माइलेज बहुत कम हो गई है। पहले जब मैं उसे टैंक फुल कराती थी तो वो 700 किलोमीटर चल करती थी और अब से 500 किलोमीटर चल रही है, तो मोटा मोटा 200 किलोमीटर का उसमें आ गया है। और उसके बावजूद हमें इतना महंगा फ्यूल भरवाना पड़ा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में फ्यूल के दाम इतने घट चुके हैं। आज अगर आप बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अकॉर्डिंग, तो आप अपना टैक्स वगैरह सब कुछ लगा ले, रिफाइंड कॉस्टिंग लगा ले, सब कुछ लगा ले, तो 70 से 80 रुपए के से ज्यादा पेट्रोल नहीं होना चाहिए। हमारे पड़ोसी देश जो हमसे ही तेल लेते हैं वो हमसे सस्ता बेच रहे हैं। आप सोचिए कि हमें उन्हें रिफाइन करके दे रहे हैं, हमें उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो हमसे सस्ता बेच रहे हैं। तो हमारी जेब पे डाका क्यों डाला जा रहा है? ये सरासर हमारी जेब पे डाका डाला जा रहा है और ये गुंडागर्दी है, जबरदस्ती है। आप क्यों थोप रहे हैं हमारे ऊपर E20? हमें ऑप्शन दीजिए ना। इसके बाद अरविंद केजरीवाल सहित अन्य आप नेता फिरोजशाह रोड पर ही बैठ गए और सड़क पर ही धरना प्रदर्शन करने लगे। इस मार्च को लेकर आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि उसने देश भर से 2.30 लाख से ज्यादा लोगों की याचिकाएं जुटाई हैं, जिन्हें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपना चाहते थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस E20 पेट्रोल की वजह से लाखों गाड़ियां जो हैं वो कबाड़ बन रही हैं, लोगों को ज़्यादा पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है, गाड़ियों की माइलेज जो है वो कम हो गई है और इसका पूरा का पूरा असर जो है वो आम जनता पर पड़ रहा है। वो ये कहना चाहते हैं कि आखिर क्यों जनता को ऑप्शंस नहीं दिए जा रहे हैं। जिन लोगों के पास पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें प्योर पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि आप प्योर पेट्रोल खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत
काफ़ी ज़्यादा है। तो आम आदमी पार्टी की यही डिमांड है कि E20 पेट्रोल भी अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन जिसको प्योर पेट्रोल खरीदना है उसके पास ये ऑप्शंस भी होने चाहिए। E20 के विरोध में धरने के दौरान आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि ट्रंप के दबाव में मोदी सरकार अमेरिका से एथेनॉल खरीद रही है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा एथेनॉल बनाता है और उसने भारत पर इसे खरीदने का दबाव बनाया है। 30 करोड़ व्हीकल खतरे में है, 22 करोड़ टू व्हीलर, 8 करोड़ फोर व्हीलर। पहले लगता था कि मोदी जी ट्रंप के सामने झुके हुए हैं, अब तो लग रहा है कि लेट ही गए पूरी तरह से। अमेरिका अपना एक्स्ट्रा इथेनॉल होता है उसके पास, वो उसको नालियों में बहाता है। तो भारत कोई नाली है क्या? भाजपा ने इसको मतलब कचरा डंप करने की जगह समझ रखा है क्या? ऐसा डिसीजन क्यों लिया? सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, जब गाड़ियां खराब हो रही है लोगों की तो आवाज़ क्यों नहीं सुनेंगे प्रधानमंत्री? अरविंद केजरीवाल जी को 1 महीना हो गया चिट्ठी लिखे हुए, उन्होंने मिलने का समय मांगा, मान लिया कि आप अपोजिशन लीडर से नहीं मिलते हो, आप राजा हो देश के, आप अपने आप को राजा मानते हो, लेकिन 2,33,238 पिटीशन आज हम लेके जा रहे हैं। क्या 2.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं से भी नहीं मिलोगे आप? कितने बड़े तानाशाह हो गए, राजा समझ लिया खुद को। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को समय देना पड़ेगा, हम इंतजार कर रहे हैं, हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री कार्यालय से समय आएगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के लोग मौन क्यों हैं। वो ये क्यों नहीं बता पा रहे कि आखिर लोगों की गाड़ियां क्यों खराब हो रही हैं। पब्लिक कह रही है कि माइलेज कम हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए कि माइलेज कम क्यों आ रही है। तो इस तरह से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मार्च को दिल्ली पुलिस ने फिरोजशाह रोड पर ही रोक दिया। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिरोजशाह रोड से आगे नहीं जाने दिया गया और उनको ये कहा दिल्ली पुलिस ने कि आपके पास जितनी भी पिटीशंस हैं वो हमारी गाड़ी में रखवा दीजिए, हम उसको लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सबमिट कराएंगे और आपको उसकी रिसीविंग भी दी जाएगी। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो पीएम आवास पर मार्च करने वाले थे उसको यहाँ पर रोका गया। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने यह एश्योर किया है कि जितनी भी पिटीशंस हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाएगी और उसकी रिसीविंग भी हमें सौंपी जाएगी। इसीलिए अब हम इस मार्च को ख़त्म कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आरपीएफ और पुलिस की तैयारी जो थी वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए की गई थी। आप भी देख सकते हैं मेरे पीछे बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी और दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर श्योरिटी दी है अरविंद केजरीवाल को कि वो पिटीशंस पीएम ऑफिस में जाएगी और उनको वो रिसीविंग दी जाएगी। और आम आदमी पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि ये मुहिम जो है E20 पेट्रोल को लेकर ये मुहिम जो है वो आगे भी जारी रहेगी। पीएम आवास तक पहुंचने में भले ही अरविंद केजरीवाल नाकाम रहे हों, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि मोदी सरकार को झुकाने के लिए पूरे देश को सड़कों पर उतरना होगा। हालांकि केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया कि E20 पेट्रोल के खिलाफ उनका ये मिशन जारी रहेगा। क्या बांकीपुर की हार सिर्फ एक सीट की हार है या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी? क्या प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में तीसरा विकल्प खड़ा कर दिया है? क्या विपक्ष बांकीपुर की जीत को 2027 के यूपी चुनाव का ट्रेलर मानने की भूल कर रहा है? और क्या बीजेपी अपने पारंपरिक सवर्ण खासकर ब्राह्मण वोट बैंक की नाराजगी को समय रहते दूर कर पाएगी? बांकीपुर का उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का नतीजा नहीं रहा, इसने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक राजनीतिक बहस की दिशा ही बदल दी है। सवाल यह है कि क्या ये जीत एक लहर की शुरुआत है या सिर्फ एक स्थानीय झटका? कहा जाता है कि एक चिंगारी पूरे जंगल में आग लगाने की क्षमता रखती है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हर चिंगारी आग नहीं बनती। यही सवाल आज बांकीपुर के नतीजों को लेकर है। करीब 8 महीने पहले प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग पूरी तरह धराशायी हो गई थी। लगभग सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। विरोधियों ने उन्हें सोशल मीडिया का नेता कहकर खारिज कर दिया था, लेकिन अब वही प्रशांत किशोर बांकीपुर में बीजेपी को हराकर पूरे राजनीतिक बहस के केंद्र में हैं। बांकीपुर की हार के बाद सवाल सिर्फ बीजेपी की चुनावी राजनीति पर नहीं उठ रहे, बल्कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की राजनीतिक पकड़ पर भी चर्चा तेज हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी होगी, राजनीति में एक फूल से माला नहीं बनती। एक सीट का नतीजा पूरे राज्य का जनादेश नहीं होता। फिर भी विपक्ष इस जीत को ऐसे पेश कर रहा है कि मानो बिहार का राजनीतिक नक्शा ही बदल गया हो।
जेडीयू नेता अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार रहे होते तो बात कुछ और ही होती। वहीं समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव तक ये दावा कर रहे हैं कि बांकीपुर बीजेपी के पतन की शुरुआत है और 2027 में उत्तर प्रदेश से भी पार्टी का सफाया पूरी तरह से तय है। बड़े बड़े जन आंदोलनों की शुरुआत वहाँ से हुई है, तो मैं समझता हूँ बड़े बड़े सत्ता परिवर्तन की शुरुआत भी पटना के बांकीपुर की जनता ने किया है, दतिया के लोगों ने किया है। ये सरकार चंदा चोर, चढ़ावा चोर और बजट चोर, बजट भी नहीं खर्च कर पा रहे हैं। 30% से बजट ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे। ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये बजट लाती है, खर्च कर नहीं पाती है। तो ये देखिए, चंदा चोर, चढ़ावा चोर, बजट चोर सरकार है, इससे कोई उम्मीद। क्या बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक ही तराजू पर तौला जा सकता है? बिहार में जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व, गठबंधन की मजबूरियां और राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण का गणित बिल्कुल अलग ढंग से काम करता है। यहाँ गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव दलित, सवर्ण और महिला मतदाता लंबे समय से बीजेपी की चुनावी ताकत रहे हैं। ऐसे में बांकीपुर के नतीजों को सीधे यूपी के 2027 चुनाव से जोड़ देना शायद दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है वाली सावधानी को भूल जाना होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बीजेपी निश्चिंत हो जाए। अगर बांकीपुर में सवर्ण, खासकर ब्राह्मण मतदाताओं का एक हिस्सा बीजेपी से दूर गया है तो ये पार्टी के लिए चेतावनी जरूर है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका स्थायी वोट बैंक रहा है और उसी में दरार की चर्चा शुरू हो जाए तो उसे हल्के में लेना आग से खेलने जैसा साबित हो सकता है। जो पराजय बांकीपुर और दतिया की है, इसने भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को मजबूर कर दिया है कि वो आत्मावलोकन करे, टिकट किसको दिए जाए, जनता से जुड़े व्यक्ति को या जिसको पार्टी चाहती है, जिसकी पर्ची निकाल देती है उसको दिया जाए। तमाम इश्यूज हैं जिस पे जनता ने रिएक्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी को इस पे गंभीरता से सोचना होगा। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के लिए भी ये एक जीत का अवसर है, लेकिन चुनौती उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। राजनीति में एक सीट जीतना आसान हो सकता है, लेकिन पूरे राज्य में भरोसा कायम रखना सबसे कठिन परीक्षा होती है। अब उन्हें ये साबित करना होगा कि बांकीपुर कोई संयोग नहीं बल्कि बदलते राजनीतिक समीकरण का संकेत है। क्या बांकीपुर बिहार में नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत है या सिर्फ उपचुनाव एक अपवाद भर है? क्या विपक्ष इस जीत के जोश में होश खो रहा है और क्या बीजेपी इस झटके से सबक लेकर अपने संगठन और वोट बैंक दोनों को फिर से मजबूत करेगी? आने वाले महीनों में बिहार और फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति तय करेगी कि बांकीपुर भूचाल की पहली आहट थी या फिर सिर्फ एक हल्का सा झटका। क्या यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में विकास पर भी चर्चा होगी या मंदिर मस्जिद की राजनीति ही सुर्खियां बटोरेगी? क्या राम मंदिर का चढ़ावा 2027 के चुनाव का नया राजनीतिक हथियार बन गया है? क्या बीजेपी और समाजवादी पार्टी फिर से भावनात्मक मुद्दों पर ही आमने सामने है? और क्या जनता के रोजमर्रा के सवाल एक बार फिर से राजनीतिक शोर में दब जाएंगे? यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन बहस बजट, बेरोजगारी और महंगाई से ज्यादा राम मंदिर और धार्मिक मुद्दों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ एक धार्मिक या प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया। ये सीधे सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव का केंद्र बन चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। जवाब में बीजेपी ने भी कोई नरमी नहीं दिखाई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुहावरे वाले अंदाज में कहा कि सूप तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद हैं। ये सिर्फ एक तंज नहीं था, बल्कि साफ संदेश था कि बीजेपी विपक्ष के हर आरोप का उसी तीखेपन से जवाब देगी। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ विधानसभा की बहस है या फिर 2027 के चुनावों की शुरुआती पटकथा लिखी जा रही है? राजनीति में चुनाव जितना नजदीक आता है, मुद्दों की दिशा भी उतनी ही बदलती जाती है। विकास, रोजगार, निवेश और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं, जबकि पहचान, आस्था और भावनाओं से जुड़े मुद्दे राजनीतिक बहस का हिस्सा बनने लगते हैं। बीजेपी के लिए राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि उसकी वैचारिक राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभ भी है।
दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी ये समझती है कि केवल सामाजिक न्याय और जातीय समीकरणों के सहारे चुनाव जीतना पहले जितना आसान नहीं रह गया है। इसलिए वो भी सरकार को उन्हीं मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रही है जिनकी राजनीतिक गूंज सबसे ज्यादा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल जनता से जुड़ा है। क्या विधानसभा का मॉनसून सत्र जनता की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए है या राजनीतिक संदेश देने का मंच बनता जा रहा है? उत्तर प्रदेश आज रोजगार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और शहरी बुनियादी ढांचे जैसी अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। लेकिन अगर सदन की ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और धार्मिक प्रतीकों की राजनीति में खर्च होती रही तो विपक्ष भी अपने दायित्व से नहीं बच सकता और सरकार भी। खाली बर्तन ज्यादा बचते हैं, ये कहावत राजनीति पर भी लागू होती है। जब बहस का शोर ज्यादा हो और समाधान कम दिखाई दे तो जनता सवाल पूछना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ बीजेपी ये भी जानती है कि उनका सबसे मजबूत चुनावी हथियार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद रहा है। वही समाजवादी पार्टी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका रही है। यानी दोनों दल अपने अपने राजनीतिक मैदान में एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका अंतिम फैसला तो जनता ही करेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या 2027 के चुनावों में बीजेपी यूपी में हैट्रिक लगा पाएगी या समाजवादी पार्टी बीजेपी के सपने को चकनाचूर कर देगी? इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें।